गर्मी में देवरानी जेठानी का शहर से अच्छा गांव। शिवानी और कनिका बरगद के पेड़ पर बंधे झूलों पर बैठकर झूला झूल रही होती हैं। दोनों ने सुंदर साड़ी पहनी होती है और नई नवेली बहुओं की तरह सजी होती हैं। देवरानी जी, इस झूले में झूलने में कितना मजा आ रहा है ना। जेठानी जी, मजा तो आएगा ही ना। इतनी तेज गर्मी में पूरे गांव में धूप छा रखी है, पर इस पेड़ की छांव में कितनी ठंडक है और ये झूला भी कितना मजेदार है। ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में झूल रहे हैं। जेठानी जी, पर ये मजा सिर्फ आज का ही है। कल हमें अपने पतियों के साथ शहर जाना है। न जाने शहर का हाल कैसा होगा। देवरानी जी, शहर जैसा भी हो, हम अपने गांव को कभी नहीं भूलेंगे। शिवानी और कनिका अपनी शहर की सहेलियों के साथ एक कैफे में किटी पार्टी कर रही होती हैं। क्या दिन थे वो, आज भी वो दिन मुझे याद है। तुम लोग देवरानी जेठानी गांव की इतनी तारीफ कर रहे हो जैसे तुम्हारा गांव शहर से अच्छा हो। हम ये नहीं कह रहे कि शहर बुरा है, पर हमारा गांव बहुत अच्छा है। अपनी सहेलियों से बातें करके शिवानी और कनिका कैफे से निकलती हैं और तेज धूप में अपने घर की तरफ चली जाती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दोपहर शिवानी किचन में खाना बना रही होती है, वहीं कनिका डाइनिंग टेबल पर प्लेट लगा रही होती है। बहू, आज खाने में क्या बनाया है? आज जेठानी जी खाना बना रही है। उन्होंने दाल चावल और पटेल की सब्जी बनाई है। अरे वाह बहू, मेरे लिए सलाद बना देना, नींबू निचोड़ कर। ठीक है पापा जी। मम्मी जी, मुझे जरा पैसे दे दीजिए, मैं बाजार जाकर सब्जियां नींबू लेकर आती हूँ। कनिका पैसे लेकर तेज धूप में घर से निकलती है और अपने पल्लू से पसीना पोंछते हुए सब्जी मंडी पहुँचती है, जहाँ सब्जी वाला अपनी सब्जियों पर पानी फेंक रहा होता है। जी दीदी, क्या दे दूं आपको? भैया, मुझे खीरे, टमाटर, प्याज और नींबू दे दीजिए। हाँ दीदी, अभी देता हूँ। भैया, ये कैसी सब्जियां हैं? खीरे सूखे हुए हैं, टमाटरों में आप पानी डाल रहे हैं और प्याज भी सड़ी है। दीदी, यहाँ शहर में इतनी गर्मी पड़ रही है कि इंसान की हालत खराब हो जा रही है, और आप तो सब्जियों की बात कर रही हैं। अच्छा भैया, फिर यही दे दो। सब्जी वाले से सब्जियां लेकर कनिका अपने घर लौटती है और घर पहुंचकर कनिका सलाद बनाती है। वहीं शिवानी खाना परोस रही होती है और सभी लोग साथ में खाना खाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक रात शिवानी अपने कमरे में सो रही होती है, तभी अचानक शिवानी की नींद खुल जाती है और शिवानी का चेहरा पसीने से भरा होता है। ओफो, चारों तरफ से बंद कमरे में कितनी उमस हो रही है, मुझे तो बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही। इतना कहकर शिवानी अपने कमरे की खिड़कियां खोलकर बालकनी में आकर खड़ी हो जाती है। ये क्या, रात के 3 बज रहे हैं और इस समय भी थोड़ी सी हवा नहीं चल रही है। ऊपर से ये कारखाना अभी तक शोर मचा रहा है। जो बची हुई नींद थी वो भी खत्म हो गई। कारखानों की आवाज से परेशान शिवानी रात भर सो नहीं पाती। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और गर्मियां बढ़ने लगती हैं। तभी एक सुबह क्षितिज और शिवम ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं, वहीं सूरज और विक्रम अपने स्कूल के लिए तैयार हो रहे होते हैं। आप दोनों ऑफिस जा रहे हैं तो बच्चों को स्कूल पहुंचाते हुए जाइए। देखो शिवानी, हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। अगर हम बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए रुके तो हम लेट हो जाएंगे। भैया, कितनी देर हो जाएगी, रास्ते में ही स्कूल है और 2 मिनट ही लगते हैं। अब तुम्हें कैसे समझाएं? तुम्हें तो पता ही है इस शहर में कितना ट्रैफिक होता है। अगर हम इन्हें पहुंचाने के लिए इनके स्कूल की तरफ गए ना तो 2 मिनट 2 घंटे में बदल जाएंगे हमारे। इसलिए हमें ऑफिस के लिए जाने दो और इन्हें प्लीज तुम पहुंचा दो। इतना कहकर क्षितिज और शिवम ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और शिवानी और कनिका तेज धूप में सूरज और विक्रम को लेकर स्कूल के लिए निकलती हैं। तभी एक गाड़ी का काला धुआं सूरज और विक्रम के चेहरे पर पड़ता है। मम्मी, ये अंकल कितने गंदे, मेरे फेस पर कार का धुआं फेंक रहे हैं। हाँ मम्मी, ये काला धुआं हमें बिल्कुल पसंद नहीं है। बच्चों, ये काला धुआं किसी को भी पसंद नहीं है। अब तुम लोग परेशान मत हो, जल्दी चलो, हमें स्कूल पहुंचना है। शिवानी और कनिका पैदल ही सूरज और विक्रम को स्कूल छोड़कर वापस घर लौटती हैं। एक दोपहर कनिका बालकनी में पापड़ सुखा रही होती है और शिवानी हॉल की सफाई कर रही होती है कि तभी क्षितिज और शिवम सूरज और विक्रम को लेकर घर आते हैं। और घर आते ही सूरज और विक्रम अपने बैग सोफे पर फेंककर सोफे पर कूदने लगते हैं। अरे मेरे बच्चों, तुम लोग सोफे पर क्यों कूद रहे हो? आप दोनों इतनी जल्दी कैसे आ गए? और इनकी छुट्टी तो 3 बजे होती है, अभी तो सिर्फ 1:30 बजे है। क्या हुआ, आप इन्हें लेकर क्यों आए हैं? अरे हम इन्हें जबरदस्ती थोड़े ना उठा लाए हैं। इनके स्कूल से फोन आया था कि स्कूल में समर वैकेशन अनाउंस हो गए और आज हाफ डे से ही समर वैकेशन की छुट्टियां शुरू हो गई हैं। और आज ही हमें अपने ऑफिस से समर वैकेशन भी मिल गया, तो हम आते वक्त इन्हें ले आए। हमारे शहर में गर्मी ही इतनी बढ़ गई है कि स्कूलों में बच्चों की छुट्टी कर दी जा रही है, और अच्छा भी है। इसी बहाने तुम दोनों को भी आराम मिल जाएगा। आपको तो आराम मिल जाएगा, पर ये बच्चे हमारी कमर तोड़ देंगे। न ये गर्मी में बाहर खेलने जाते हैं, न घर में चुपचाप बैठते हैं। पूरे घर में शोर मचाते रहते हैं और हमें परेशान करते हैं। मम्मी, हम आप लोगों को परेशान नहीं करेंगे, पर बदले में आपको हमें कहीं घूमने लेकर जाना होगा।
हाँ मम्मी और चाची, हमारे स्कूल के सभी बच्चे कहीं न कहीं समर वेकेशन पर घूमने गए हैं। हमें भी कहीं लेकर चलिए। हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ कि कहीं घूमने चलते हैं। वैसे भी बहुत सालों के बाद हमें ऑफिस से लंबी छुट्टी मिली है, पर हम जाएंगे कहाँ? गर्मियों की छुट्टी का मजा तो गांव में ही आता है। हम सब अपने गांव चलते हैं। गाँव नहीं मम्मी, गाँव नहीं, हम न्यूजीलैंड चलते हैं। वहाँ ठंडे बर्फ में खेलेंगे। बच्चों, तुम गांव चलो, वहाँ जाओगे तो न्यूजीलैंड भी भूल जाओगे। बहू, तू कहाँ बच्चों को गांव लेकर जा रही है? क्या रखा है उस गांव में? हम खुद शहर आकर रह रहे हैं। पर हमारे दादा ससुर और चाचा ससुर तो गांव में रहते हैं। हम उनके पास चलते हैं ना। गर्मियों की छुट्टियों में हमारा बहुत मन है, प्लीज मना मत कीजिए। तभी रामलाल के पिता सूर्यवीर और भाई रमेश का वीडियो कॉल आता है। नमस्ते पिताजी। जीते रहो, जीते रहो। बहुत दिन हो गए भाई तुम लोगों को गांव नहीं आए। ये देखो हमारे बगीचे में कितने रसीले आम हैं। रमेश वीडियो कॉल पर अपने बाग बगीचे दिखाता है। इन पेड़ों के बीच हाइड एंड सीक खेलने में बहुत मजा आएगा। अरे रामलाल, अब जब तेरा बूढ़ा बाप मर जाएगा तब क्या तू गांव आएगा? हाँ? इतने साल हो गए अपने परिवार के साथ गांव नहीं आया है। गर्मियों की छुट्टियां मिली होगी, इस बार गांव आ जा। हाँ हाँ पिताजी, मैं गांव जरूर आऊंगा। इसी तरह रामलाल का पूरा परिवार वीडियो कॉल पर अपने गांव के परिवार से थोड़ी देर बातें करता है और फिर फोन रख देता है। अब जब ससुर जी ने बुलाया है तब तो हमें गांव जाना ही पड़ेगा। ये लो, तुम दोनों देवरानी जेठानी की गांव जाने की इच्छा भी पूरी हो गई। अब जल्दी से हम सबकी गांव जाने की पैकिंग शुरू करो। मैं सभी की टिकट करवाता हूँ। कुछ दिन बीतते हैं और दोनों देवरानी जेठानी एक बड़े शॉपिंग मॉल में पहुँचती हैं। जी मैम, आपको किस तरह के कपड़े चाहिए? जी, हम अपने पूरे परिवार के साथ गांव जा रहे हैं, तो हमें पूरे परिवार के लिए नए कपड़े चाहिए। सबसे पहले आप हमें 10 साल और 8 साल के लड़के के लिए कपड़े दिखाइए। दोनों देवरानी जेठानी अपने बच्चे और अपने पतियों, अपने सास ससुर और खुद के लिए कपड़े खरीदती हैं और जरूरी सामान लेकर अपनी पैकिंग शुरू कर देती हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और आज पूरा परिवार लगेज के साथ हॉल में खड़ा होता है। बहू, सभी गेट खिड़कियाँ अच्छे से बंद है ना? मम्मी जी, 2 ही दरवाजे हैं जिन्हें 4 बार देख चुकी हूँ, अच्छे से बंद है। आप कहे तो एक बार और देख लूं? शारदा, चलो, बहुओं ने सब कुछ देख लिया है। बहुओं ने सारी तैयारी कर ली है और सभी गेट खिड़कियां अच्छे से बंद है ना? अब जल्दी चलो वरना हम लेट हो जाएंगे। पूरा परिवार घर से निकलता और बस अड्डे पर बस में बैठकर अपने गांव के लिए रवाना हो जाता है। और रात बीतती है। अगले सुबह पूरा परिवार अपने गांव के बस स्टॉप पर उतरता है। आहा, ये ताजी हवा, गांव का सुंदर वातावरण, इसे हम बहुत याद कर रहे थे। मम्मी, यहाँ कितनी तेज धूप है, मेरे चेहरे पर धूप लग रही है। हाँ मम्मी, गांव में इतनी तेज धूप होती है। आप हमें इतनी तेज धूप वाले गांव में क्यों लेकर आई है? बच्चों, कोई धूप वूप नहीं है। तुम लोग पहली बार गांव आए हो ना, इसीलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अब चलो जल्दी, दादू भी इंतजार कर रहे हैं। कनिका और शिवानी चारों तरफ देखते हुए अपने घर की तरफ बढ़ती हैं। थोड़ी देर में अपने गांव के पुश्तैनी घर के अंदर आती हैं। अरे आ गए मेरे बच्चों। कैसे हो तुम लोग? आओ आओ। क्षितिज बेटा, शिवम बेटा, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई ना? सब कुशल मंगल तो रहा? अरे हाँ हाँ दादाजी, सब कुशल मंगल था, हम आराम से आए। शिवानी और कनिका अपने दादा ससुर अपनी दादी सास का आशीर्वाद लेती हैं और फिर रमेश का भी आशीर्वाद लेती हैं। जग जग जियो बच्चों, सफर में थक गए होगे, मैंने तुम्हारे कमरे साफ करवा दिए हैं, जाकर आराम कर लो। पूरा परिवार अपने अपने कमरों में चला जाता है और शिवानी और कनिका अपने कमरे में जाकर अपने बैग रखकर नहाने चली जाती हैं। अब तो गर्मियों की छुट्टियां मजे से कटेंगी। जब तक गांव में खूब घूमेंगे, खूब एंजॉय करेंगे, कोई काम नहीं। गांव में आते ही मन खुश हो गया। आज नहाकर परिवार के साथ आराम करूंगी और कल जेठानी जी के साथ गांव घूमने निकलूंगी। शिवानी और कनिका नहाकर तैयार होती हैं और हॉल में आती हैं। आ गई बहुए, आज मैंने खाना नहीं बनाया है, आज खाना तुम दोनों को बनाना है। हाँ दादी जी, हम खाना बना देंगे। सोच लो बहुओं, यहाँ गैस चूल्हे नहीं है, मिट्टी का चूल्हा है, कहीं धुएं से परेशान ना हो जाओ। परिवार के लिए खाना बनाना है तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिए, हम अभी खाना लेकर आते हैं। कनिका और शिवानी मिट्टी के बने रसोई घर में आती हैं, जहाँ मिट्टी का चूल्हा और मिट्टी के बर्तन होते हैं। शिवानी चूल्हे में लकड़ियाँ डालकर आग जलाती है और पतीला चढ़ाती है। जेठानी जी, सबसे पहले हांडी में चावल बना लेते हैं, साथ में मैं सरसों का साग बना देती हूँ। अचार और पापड़ के साथ चावल बहुत अच्छे लगेंगे।
शिवानी हांडी में चावल बनाती है और कनिका सरसों का साग बनाती है और पूरे परिवार को पापड़ और अचार के साथ खाना परोसती है। अरे बहू, ये मिट्टी के बर्तन में क्यों परोस रही हो? स्टील के बर्तन नहीं है क्या? क्यों बड़े भैया, पहले भी तो मिट्टी के बर्तन में ही खाया करते थे ना। हाँ हाँ, पर अब आदत छूट गई है। इतने सालों से शहर में जो रह रहा हूँ, स्टील के बर्तनों की आदत हो गई है। मम्मी, ये मिट्टी के बर्तन में खाने से हमारे पेट में मिट्टी तो नहीं चली जाएगी? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। वाह बहू, बड़ा स्वादिष्ट खाना बनाया तुमने। वाह भाभी, सरसों का साग तो मेरा फेवरेट है। अच्छा हुआ आपने सरसों का साग बनाया। शहर में रहती हो तुम दोनों, पर स्वाद बिल्कुल देसी है। ऐसे ही दिन बीतता है। अगले दिन कनिका और शिवानी साड़ी पहनकर हॉल में आती हैं। ये क्या कनिका, आज तुमने इतनी हल्की साड़ी पहनी है? आप लोग भी कपड़े बदल लीजिए, फिर हम गांव घूमने निकलेंगे। नहीं कनिका, बाहर बहुत तेज धूप है। इतनी तेज धूप में हम नहीं जाएंगे, हम तो आराम करेंगे। ओफो, गर्मियों की छुट्टी में गांव आकर भी आराम ही करेंगे क्या? बाहर घूमने नहीं चलोगे? जल्दी चलिए। तुम जाओ कनिका, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। ये सुनकर कनिका और शिवानी अपनी पुरानी हवेली से निकलती हैं और गांव में टहलते हुए एक नदी के किनारे पहुंचती हैं। जेठानी जी, वो देखिए नदी कितनी साफ है। ये नदी कितनी साफ सुथरी है, इसका पानी कितना साफ है। एक ये नदी है और एक हमारे शहर की नदियाँ और तालाब है। वहाँ तो लगता है नाला बह रहा है और यहाँ तो साफ पानी है। जेठानी जी, चलिए ना, नदी में नहाते हैं, बड़ा मजा आएगा। कनिका और शिवानी नदी में उतरकर नहाने लगती हैं और एक दूसरे पर पानी के छींटे मारती हैं। जेठानी जी, नदी में नहाने का मजा तो बहुत आ रहा है। अगर हमारे साथ बचपन की सहेलियाँ होती या गांव की औरतें होती तो और मजा आता। तो चलो ना, उन्हें बुला लेते हैं, गांव में ही तो है सब। शिवानी और कनिका थोड़ी देर नदी में मस्ती करती हैं और फिर नदी से बाहर निकल आती हैं। जेठानी जी, हम उन्हें बुलाने तो जाएंगे, पर इस तरह गीले कपड़े पहनकर जाना अच्छा नहीं लगे। कोई बात नहीं देवरानी जी, वैसे भी बहुत तेज धूप है, चलते चलते कपड़े सूख जाएंगे। इतना कहकर कनिका और शिवानी अपनी सहेलियों के घर की तरफ बढ़ती हैं और चलते चलते गांव के एक बाजार में पहुंचती हैं, जहां उनके कपड़े थोड़े सूख चुके होते हैं और उनकी नजर एक सूती साड़ी बेच रही औरत पर पड़ती है। जेठानी जी, वो देखिए गांव की सूती साड़ी। अरे ये सूती साड़ी तो गांव की औरतों की पहचान है। चलो हम भी सूती साड़ी पहनते हैं, मजा आएगा। कनिका और शिवानी सूती साड़ी बेच रही औरत के पास आती हैं। दीदी, हमें सूती साड़ी चाहिए। हाँ दीदी, कितनी साड़ी चाहिए ले लीजिए। हमें साड़ी तो चाहिए, पर हमारे पास अभी पैसे नहीं है। कोई बात नहीं दीदी, आप साड़ी लेकर जाइए, पैसे बाद में दे दीजिएगा। औरत 2 साड़ियां कनिका और शिवानी को दे देती है और कनिका और शिवानी साड़ियां लेकर अपने पुश्तैनी घर लौट आती हैं। गांव में कितने अच्छे लोग हैं, बिना जाने पहचाने उधार साड़ी दे दी। शहर में तो एक मिर्ची भी नहीं देता कोई। शिवानी शहर के एक बड़े शॉप में ढेर सारी चीजें खरीदकर बिलिंग करवा रही होती है। मैम, आपके टोटल 5,000 रुपए हुए हैं। आपको कैरी बैग चाहिए क्या? बिल्कुल, बिना कैरी बैग के इतना सामान कैसे लेकर जाऊंगी? ओके मैम, देन आपको 50 रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। क्यों? एक कैरी बैग के 50 रुपए देने पड़ेंगे? कैरी बैग तो फ्री होता है। मैम, यहाँ ऐसा ही होता है, अगर कैरी बैग लेनी है तो 50 रुपए लगेंगे। दे दीजिए, बिना कैरी बैग के इतना सारा सामान लेकर भी तो नहीं जा पाऊंगी। अब से मैं अपना कैरी बैग खुद ही लेकर आऊंगी। जेठानी जी, शहर से अच्छा तो गांव ही है। यहाँ लोग विश्वास भी करते हैं और किसी को लूटने की कोशिश भी नहीं करते हैं। शहर में तो हर जगह लूट मची होती है। इतना कहकर कनिका और शिवानी अपने अपने कमरे में चली जाती हैं और दिन बीत जाता है। अगले दिन कनिका और शिवानी सूती साड़ी पहनकर अपने गांव के आंगन में आती हैं। मम्मी, ये सूती साड़ी क्यों पहनी है? बेटा, ये गांव की सूती साड़ी है। गर्मियों में गांव की औरतें ऐसी साड़ी पहनती है। और तुम लोग क्या पूरा दिन घर में बैठने के लिए आए हो? जाओ बाहर गांव के बच्चों के साथ खेलो। देखो वहाँ बच्चे कबड्डी खेल रहे हैं और वहाँ गिल्ली डंडा खेल रहे हैं। मम्मी, ये गिल्ली डंडा क्या होता है? मुझे खेलना नहीं आता। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। शिवानी और कनिका अपने बच्चों को लेकर गांव के बच्चों के पास आती हैं। बच्चों, मुझे भी तुम्हारे साथ गिल्ली डंडा खेलना है, हमें भी खिलाओ। चाची, आप भी हमारे साथ गिल्ली डंडा खेलिए। कनिका बच्चों के साथ गिल्ली डंडा खेलने लगती है। ये देखो बच्चों, ये रही गिल्ली और ये रहा डंडा। इस गिल्ली को ऐसे उछालेंगे और फिर डंडा मारकर दूर फेंक देंगे। ये लोग यहाँ वहाँ दौड़ने क्यों लगे? क्या हो गया? बच्चे गिल्ली ढूंढ रहे हैं, अब तुम लोग भी कोशिश करो। सूरज गिल्ली उछालकर डंडा मारने की कोशिश करता है, पर डंडा गिल्ली को लगता ही नहीं। तब सभी गांव के बच्चे हंसने लगते हैं। अरे, इसका डंडा तो गिल्ली को लगता ही नहीं है, ये क्या खेलेगा गिल्ली डंडा?
तुम्हें क्या लगता है हम पहली बार खेल रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, वरना तुमसे अच्छा खेल सकते हैं। सूरज और विक्रम गिल्ली डंडा खेलने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं कनिका और शिवानी अपने गांव की सहेलियों के घर पहुंचती हैं। अरे कनिका, शिवानी, तुम दोनों यहाँ कब आई? अरे हमें आए 2 दिन भी नहीं हुए। चलो ना बाहर गांव में घूमते हैं, मजा आएगा। तुम लोग तो शहर से छुट्टियां मनाने आई हो, हमारा तो ससुराल है, हमें घर का काम करना पड़ेगा। तुम लोग जाओ गांव घूमो, मैं अपना काम निपटा कर नीलम को लेकर आती हूँ। इतना कहकर कनिका और शिवानी गांव में घूमने लगती हैं और थोड़ी दूर एक सड़क पर पहुंचती हैं, जहां बड़े बड़े ट्रकों में पेड़ों के तने लाद कर ले जाए जा रहे होते हैं। इतने सारे ट्रक और सब में पेड़ों के तने, ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने जंगल ही काट दिया हो। जेठानी जी छोड़िए ना, किसी ने काटे होंगे। हम गांव आए हैं, चलिए आम के बगीचे में चलते हैं, आम खाते हैं। शिवानी और कनिका आम के बागीचे में पहुंचती हैं, जहां कृष्णलाल, वीर प्रताप और आशुतोष के आदमी के साथ रमेश बात कर रहा होता है। भाई रमेश, ये आशुतोष जी हैं। ये लोग शहर से आए और तुमसे बात करना चाहते हैं। नमस्ते रमेश जी, हमने सुना है कि इस गांव में सबसे बड़ा आम का बागीचा आपका है। जी हाँ, इस गांव में सबसे बड़ा आम का बागीचा और खेत हमारा ही है। तो जी देखिए, हम एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि हर गांव का डेवलपमेंट हो, इसलिए किसानों से हम उनकी जमीन ऊंचे दाम पर खरीद रहे हैं। हम आपका बागीचा भी खरीदना चाहते हैं। क्या? पर इस बागीचे से तो हमारा जीवन चल रहा है भाई, हम इसे कैसे बेच सकते हैं? जी, हम आपके घाटे की बात नहीं करेंगे। हम आपके बागीचे में जितनी पैदावार होती है उसका 2 गुना पैसा देंगे और आपके खेतों के भी 2 गुने दाम देंगे। हम नहीं चाहते कि किसी किसान का नुकसान हो, और जब हमारा प्रोजेक्ट पूरा होगा तो गांव के बच्चों को ही यहाँ रोजगार मिलेंगे। उन्हें शहर नहीं जाना पड़ेगा और न ही तेज धूप में खेतों में काम करना पड़ेगा। अरे वाह, ये तो भाई बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं अपनी जमीन देने के लिए तैयार हूँ। जी तब ठीक है, हम जल्दी आपके आम के बागीचे के पेड़ कटवा कर नपाई कर लेंगे। ये क्या चाचा ससुर जी, आप आम के बगीचे बेच रहे हैं? हाँ बहू, ये लोग हमारे आम के बागीचे के 2 गुने दाम दे रहे हैं, इसलिए मैं अपने बगीचे और खेत दे रहा हूँ। पर फिर आप लोग क्या करेंगे? बहू, इन लोगों ने हमारे भविष्य की पूरी तैयारी कर रखी है, तुम चिंता मत करो। कृष्णलाल और रमेश आगे बढ़ जाते हैं और कनिका और शिवानी बागीचे में आम के पेड़ के नीचे बैठकर आम तोड़कर खाने लगती हैं। कितने रसीले आम हैं। हम कितने सालों बाद पेड़ पर पके हुए आम खा रहे हैं। हाँ, नहीं तो शहर में तो केमिकल से पके हुए आम ही मिलते हैं और वो भी अच्छे नहीं होते। शिवानी और कनिका फलों के बाजार में खड़ी होती हैं, जहां ढेर सारे आम दिख रहे होते हैं। जेठानी जी देखिए कितने सारे आम हैं, घर के लिए आम ले लेते हैं। भैया आम कितने के दिए? दीदी 400 रुपए किलो के हैं आम। क्या 400 रुपए किलो आम? तुम्हारा दिमाग ठीक है? आम के अंदर क्या सोना भरा है? लेना है तो लीजिए, वरना आगे जाइए, भीड़ खाली कीजिए। दे दो भैया, तुम लोगों ने तो लूट मचा रखी है। पर 400 नहीं, 350 ही दूंगी। 2 किलो दे दो। कनिका और शिवानी आम खरीद कर घर आती हैं, किचन में आम रस बनाने लगती हैं। ये आम बिल्कुल भी रसीले नहीं है। इतने पैसे दिए और अंदर से सड़े हुए हैं, और गुठली भी कितनी बड़ी है। देवरानी जी, गांव के पेड़ पर पके हुए आम में गुठली छोटी होती है। यहाँ शहर में तो दवाइयों से पकाए जाते हैं आम, और यहाँ पेड़ भी नहीं होते, बाहर से कच्चे आम मंगवा कर पकाए जाते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन सरपंच मुखिया के साथ आशुतोष गांव के दूसरे किसानों से बातें कर रहा होता है। वहीं कच्चे आम और इमलियां खाते हुए कनिका और शिवानी पहुंचती हैं। आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। अब भैया जी, हमारे साथ धोखा तो नहीं होगा? हमें पैसे तो मिलेंगे ना? अरे हाँ जी हाँ, बिल्कुल। अगर आप चाहें तो मैं आपको एडवांस दे सकता हूँ। हमें इन पर पूरा विश्वास है। इन्होंने आसपास के गांवों में भी काम किया है और बहुत बड़े आदमी हैं। आप लोग इन पर शक मत कीजिए, आप लोग इन पर विश्वास कर सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम अपने खेत और बगीचे आपको देने के लिए तैयार हैं। हमें कोई आपत्ति नहीं है। मेरे पास भी तालाब है जिसमें मैं मछलियाँ पालती हूँ। अगर आपको तालाब चाहिए तो वो भी मैं दे सकती हूँ। जी हाँ, हम गांव वाले अपने खेत बागीचे आपको देने के लिए तैयार हैं। आप कल से काम शुरू कराइए। हाँ, आप चिंता मत कीजिए, कल से ही काम मैं शुरू करवा लूंगा। हाँ, हमें आपसे ज्यादा जल्दबाजी है। इतना कहकर गांव वाले खुशी खुशी अपना सुंदर भविष्य देखने लगते हैं। शाम के वक्त कनिका और शिवानी घूमते हुए गांव के एक बड़े से पेड़ के पास आती हैं। जेठानी जी वो देखिए, बरगद का पेड़। अरे पहले गांव के बरगद के पेड़ पर सावन में झूला टंगा रहता था। ये कैसा बरगद का पेड़ है जहाँ किसी ने झूला नहीं बनाया? जेठानी जी लगता है हमारे लिए छोड़ा है, हम बनाएंगे अपना सावन का झूला।
कनिका और शिवानी पंक्चर बनाने वाले के पास से जाकर 2 टायर खरीदती हैं और उन्हें रंगकर रस्सी से बरगद के पेड़ पर मजबूती से बांध देती हैं। अरे शिवानी, कनिका, तुम दोनों क्या कर रही हो? अरे सही समय पर आई हो। देखो हमने 2 सावन के झूले बनाए हैं, बड़ा मजा आएगा। ये क्या बच्चों वाली हरकत कर रही हो? हम नहीं झूलेंगे, तुम ही झूलो। शिवानी और कनिका अपने बनाए गए झूले पर बैठकर तेजी से झूला झूलने लगती हैं और ठंडी ठंडी हवा उनके चेहरे को छूती है। चाहे जितनी तेज गर्मी हो, सावन के झूले में झूलने के बाद कोई गर्मी नहीं लगती। जेठानी जी, हम सुबह से निकले हैं, अब शाम हो रही है, घर चलते हैं, नहीं तो सब गुस्सा करेंगे। कनिका और शिवानी अपने दोस्तों से थोड़ी थोड़ी बातें करती हैं और फिर अपने ससुराल लौट आती हैं और रसोई में जाकर सभी के लिए खाना बनाने लगती हैं। जेठानी जी, आपको याद है वो शहर से आया आदमी गांव वालों से क्या बातें कर रहा था? हाँ, न जाने क्यों ऐसा लगा कि वो उनकी जमीन लेकर कुछ काम करवाने की बात कह रहा था। चाचा जी से सुनने में आया कि अपनी जमीन उसे दे दी है काम करने के लिए। तो जेठानी जी, कल हम भी चलेंगे, देखते हैं वो क्या काम करवा रहा है। अगर मजेदार होगा तो हम भी उसके साथ मिलकर काम करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, कल हम भी चलेंगे। कनिका और शिवानी बातें करते हुए अपने पूरे परिवार के लिए खाना बनाती हैं और सभी को प्यार से मिट्टी के बर्तन में परोसकर खाना खिलाती हैं। रात बीतती है और अगले सुबह कनिका और शिवानी सरसों के खेत में तितलियों के साथ खेल रही होती हैं। तभी खेत से थोड़ी दूर पेड़ काटने की बड़ी मशीनें दिखाई देती हैं जो गांव की तरफ बढ़ रही होती हैं। जेठानी जी, ये तितलियाँ, ये सरसों के खेत, ये सब कितना सुंदर है। ये सुंदरता सिर्फ गांव में है। शहर में तो गाड़ी का धुआं, हॉर्न की आवाज और कारखानों का शोर ही होता है। यहाँ तो चिड़ियों की चहचहाहट है। मुझे तो शहर से अच्छा गांव ही लगता है। वो सब तो ठीक है, पर ये तेज गाड़ियों की आवाज कहाँ से आ रही है गांव में? वो देखिए जेठानी जी, वहाँ बड़ी बड़ी मशीन वाली गाड़ियाँ जा रही है। ये तो हमारे गांव में आ रही है। इन मशीनों के आगे इतनी बड़ी आरी क्यों लगी हुई है? ये लोग क्या करने आ रहे हैं गांव में? जेठानी जी, यहाँ से तो पता नहीं चलेगा, उनके पास ही जाना पड़ेगा। चलिए जल्दी। कनिका और शिवानी तेज धूप में तेजी से चलते हुए गांव के बाहर पहुंचती हैं, जहां आशुतोष के आदमी पेड़ काटने की बड़ी मशीनों के साथ अंदर आ रहे होते हैं। कौन हो तुम लोग और इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लेकर हमारे गांव में क्यों आ रहे हो? आप लोग गांव की औरतें हैं, आपको तो पता ही होगा। हमने गांव में प्रोजेक्ट शुरू किया है, हम उसी के काम के लिए आ रहे हैं। कैसा प्रोजेक्ट शुरू किया है तुमने? क्या करना है तुम्हें? देखिए, आज हम पेड़ काटने आए हैं और कल हम कटे हुए पेड़ लेकर जाएंगे यहाँ से। अच्छा, तो तुम्हारा बॉस गांव के गरीब लोगों की जमीन लेकर उनके पेड़ बगीचे कटवा रहा है। हम ये हरगिज नहीं होने देंगे। तुम कौन होती हो हमें रोकने वाली? जिसकी जमीन है, हम सिर्फ उसी की जमीन के पेड़ काटेंगे। हटो हमारे सामने से। नहीं, हरगिज नहीं। हम तुम्हें गांव के किसी भी किसान की जमीन के पेड़ नहीं काटने देंगे। इतना कहकर कनिका और शिवानी मशीन के रास्ते में लेट जाती हैं और परेशान होकर आदमी आशुतोष को फोन करके सारी बात बता देते हैं। आशुतोष सरपंच और मुखिया के साथ गांव में पंचायत बैठवाता है। भाई सूर्यवीर जी, आपके खानदान की बहुओं की इतनी हिम्मत कैसे जो गांव के फैसले के खिलाफ जाएं? इन्हें किसने कहा आशुतोष जी के आदमियों को रोकने के लिए? सरपंच, मेरी बहुओं से गलती हो गई, शायद इन्हें नहीं पता होगा। आपकी बहुओं को सब कुछ पता है, फिर भी इन्होंने हमें रोका। दादा ससुर जी, ये लोग गांव के पेड़ काटने आ रहे थे, इसीलिए हमने इन्हें रोका है। बहुओं, इन्हें रोकने की जरूरत नहीं है। हमने इन्हें अपने पेड़ काटने और इनके प्रोजेक्ट पर काम करने की इजाजत दी है। ये आप लोग क्या कह रहे हो? आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? शिवानी, चुप हो जाओ, ये गांव का मामला है, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? हाँ बहुओं, ये गांव का फैसला है, तुम्हें बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं। हमें पूरा अधिकार है गांव के फैसले में बोलने का। ये आदमी गलत काम कर रहा है और आप लोग इसे इजाजत देकर इसका साथ दे रहे हैं। सूर्यवीर जी, आप अपने परिवार की बहुओं को लेकर यहाँ से जाइए। ये 4 दिन के लिए शहर से क्या आई, हमारे गांव पर हक जताने लगी। इन्हें क्या, ये तो आ गई है और कल चली जाएंगी। गांव में तो हमें रहना है, हमें अपना भविष्य संवारना है। हाँ हाँ, इन शहरी देवरानी जेठानी को यहाँ से भगाओ। ये नहीं चाहते कि हमारे गांव का विकास हो। गांव वाले कनिका और शिवानी को पंचायत से निकाल देते हैं और अगले दिन से आशुतोष अपने आदमियों के साथ जंगलों के पेड़ तेजी से कटवाने लगता है। कुछ दिन बीतते हैं और एक दिन आशुतोष अपनी मशीनों के साथ रमेश के बागीचे की तरफ बढ़ रहा होता है। कनिका और शिवानी पेड़ों से लिपट जाती हैं। बहुओं, तुमने पेड़ क्यों पकड़े? हटो, इन्हें पेड़ काटने दो। चाचा ससुर जी, आपको पेड़ क्यों कटवाने हैं? आप लोग समझते क्यों नहीं? इन पेड़ों को कटवाकर आप लोगों को कोई फायदा नहीं है, सिर्फ नुकसान है। बहुओं, तुम तो छुट्टियों के बाद अपने शहर चली जाओगी और सुख सुविधा में रहोगी। हमारे गांव में भी तो विकास होने दो।
ताकि हम भी आराम से रह सके यहाँ पर, या मिले हुए पैसे से शहर आकर सुख सुविधाओं में रह सकें। यह आपकी गलत फहमी है कि पेड़ कटने के बाद आपको सुख सुविधा मिलेगी या शहर आकर कुछ अच्छा मिलेगा, बल्कि आप अपनी सुख सुविधाएं खो देंगे। ये लड़कियाँ बातें बना रही हैं। हमें देर हो रही है, जल्दी हटाइए इन्हें। कनिका और शिवानी की जिद को देखते हुए थोड़ी देर में सरपंच, मुखिया और पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है। अगर बहुओं की इच्छा नहीं है तो रमेश, तुम अपने पेड़ नहीं कटवाओगे। पहले हमें समझाओ कि ये गांव के विकास के खिलाफ क्यों है। हम गांव के विकास के खिलाफ नहीं है। हमें पहले बताइए, इस आदमी ने आपसे क्या कहा है? ये आदमी यहाँ पेड़ काटकर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां और मिल बनाएगा, जिससे हमारे बच्चों को रोजगार मिलेगा और गांव में पक्की सड़कें, स्कूल और अस्पताल बनेंगे। यह आदमी आप सभी को बेवकूफ बना रहा है। ये पहले पेड़ कटवाएगा और यहाँ बड़ी मिलें बनवाएगा, जिनके जहरीले धुएं से आप लोग बीमार पड़ेंगे और फिर इसी के अस्पताल में अपने पैसे बर्बाद करेंगे। और इन मिल और कारखानों गांव की शांति खत्म हो जाएगी। दिन भर सिर्फ मशीनों की आवाजें होंगी, न चिड़ियों की चहचहाहट और न ही पत्तों की आवाज। आप लोगों को लगता है शहर में बहुत सुख सुविधा है, तो हम आपको एक कहानी बताते हैं। एक रात कनिका और शिवानी अपने शहर वाले घर में सोने जा रही होती हैं कि तभी घर की बिजली चली जाती है। जैसे गांव में सोया करते थे, चलो आज छत पर सो जाते हैं, वहाँ ठंडी हवा चलेगी। कनिका और शिवानी छत पर पूरे परिवार का बिस्तर लगाती हैं और सभी छत पर लेट जाते हैं। मम्मी, आपने कहा था ठंडी हवा चलेगी, यहाँ तो बिल्कुल हवा नहीं है। ऊपर से कमरे से भी ज्यादा आवाजें आ रही है। हम सोएंगे कैसे? गांव की छत पर कितनी अच्छी नींद आती थी और शहर की छत पर तो बिल्कुल नींद नहीं आती। इतना ही नहीं, गांव में पेड़ कटने से और भी नुकसान होगा। कनिका और शिवानी अपने परिवार के साथ शहर में एक झरने के पास पिकनिक मनाने आती हैं। झरने का पानी गंदा होता है और उसमें प्लास्टिक की बोतलें तैर रही होती हैं। ये कैसा झरना है? इसमें एक भी मछली नहीं है। पापा, ये पानी कितना गंदा है, ऐसे लग रहा है जैसे नाली का पानी हो। आप लोग हमें कैसी जगह पिकनिक मनाने ले आए हैं? हमें नहीं रहना यहाँ। फ्लैशबैक आउट। इतना ही नहीं, हमारे शहर में साफ हवा भी नहीं है। अगर कोई खिड़की खोल दे तो सीधे गाड़ियों का धुआं आता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए 15 मिनट के रास्ते में 45 मिनट ट्रैफिक में फंसना पड़ता है और जहरीली हवा में सांस लेनी पड़ती है। आप लोग शहर में रहे हैं, आप खुद क्यों नहीं बताते? सरपंच जी, हम अपनी बीवियों का पक्ष नहीं ले रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही कह रही हैं। हम खुद रोज ऑफिस जाते समय ये सब कुछ झेलते हैं। पिताजी, रमेश, सरपंच जी, मेरी बहुएं सच कह रही हैं। जब मैं गांव में रहा करता था तो नदी में नहाता था, पेड़ों के फल खाता था, लेकिन शहर में इतनी गर्मी और उमस बढ़ गई है कि 2 मिनट घर के बाहर रहना मुश्किल हो गया है। हाँ, और ना ही वहाँ गांव जैसे फल मिलते हैं, न सब्जियाँ और ना ही अनाज। और अगर आप लोग अपनी जमीनें इन्हें दे देंगे तो सबको नकली और केमिकल से बने हुए अनाज और सब्जियां ही खानी पड़ेंगी। हम दोनों देवरानी जेठानी हाथ जोड़ते हैं, इनकी बातों में मत आइए। गांव गांव नहीं रह जाएगा, बंजर जमीन बन जाएगा। आप लोग इनकी ड्रामेबाजी पर ध्यान मत दीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहुओं की बात को ड्रामेबाजी कहने की? हाँ, नहीं दूंगा मैं अपनी तुझे जमीन। निकल यहाँ से तू। मुखिया जी, अगर 2 मिनट में ये आदमी हमारे गांव को छोड़कर नहीं गया तो अपने आदमी बुलवा लीजिएगा। तुम शहर से आई औरतों ने मेरा काम बिगाड़ा है, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा। आशुतोष के इतना कहते ही गांव वाले आशुतोष और उसके आदमियों पर टूट पड़ते हैं। उन्हें मारते पीटते गांव से भगा देते हैं। गर्मियों की छुट्टियां बीतती हैं और आज शहरी कपड़ों में देवरानी जेठानी शहर वापस जाने के लिए बस स्टॉप पर खड़ी होती हैं। बहुओं, गांव का सरपंच होते हुए भी मैं उस आदमी की चाल नहीं समझ पाया। तुम लोगों की वजह से हमारा गांव बचा है, इसलिए ये मेरी तरफ से देसी घी। बहुओं, मुझे भी माफ कर दो, मैंने तुम्हें शहरी कहकर गलत समझा। ये मेरे हाथ का बना अचार है, इसे रोज खाना और मुझे याद करना। बहुओं, अपने चाचा ससुर को भी माफ कर दो। तुम्हारे लिए अपने बगीचे के आम भिजवा रहा हूँ, खुद भी खाना और अपने पड़ोसियों, रिश्तेदारों और दोस्तों को भी खिलाना, ठीक है? और कहना ये हम अपने गांव से लेकर आए हैं। आप हमसे बड़े हैं, आपने हमारी बात समझी और हमारा गांव बच गया, यही सबसे बड़ी बात है। और हाँ बहुओं, अगली गर्मियों की छुट्टियों में भी जरूर आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। पूरा गांव शहरी देवरानी जेठानी और उनके परिवार को दुखी मन से विदा करता है और शहर पहुंचकर कनिका और शिवानी गांव से लाए सामान को अपने पड़ोसियों में बांटती हैं और रोज खाने में देसी घी और गांव से लाए अचार और आम खाती हैं।